नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है। अंग्रेज़ों की भारत में शिक्षा नीति से संबंधित पीछे का वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा डिस्कशन भी शिक्षा से संबंधित होगा कि अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी और नीतियाँ अपनाई और भारत की आज़ादी तक जो भी कमेटी बनी, जो भी सिफारिशें हुई और जो विश्वविद्यालय खोले गए, स्कूल के संबंध में सुझाव दिए गए, उन सारी कमेटियों के बारे में आज हम देख लेंगे। दोस्तों, एक बात और भी कहना चाहूँगा कि भारत के आधुनिक इतिहास से बहुत से लोग समझते हैं कि हमें सिर्फ आंदोलन और कुछ नेताओं के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां, उन सब चीज़ों के बारे में बतलाया जाए, वही आधुनिक इतिहास है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कि जानना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भूमिकाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर आप तक आने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस का जो संघर्ष रहा आंदोलन के लिए, या जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, उन सारी चीज़ों को समझने में जो सहायक चीज़ें हैं, जो पृष्ठभूमि है, उन पृष्ठभूमि को क्लियर करता जाऊं। तो उसमें से अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति भी एक है कि इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें आएंगी, जैसी कि आर्थिक नीतियों से जुड़े हुए और अकाल आयोग। उसके बाद हम लोग कांग्रेस की स्थापना पर आएंगे और वहाँ आने के बाद सारी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से कवर हो जाएंगी। और जब कांग्रेस के अधिवेशन और उसकी स्थापना को जब हम देख लेंगे, तब बहुत सारी चीज़ें बचती नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, भारत का मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर अगर कहें तो वो बहुत विस्तार है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग शासन व्यवस्थाएं थी, अलग अलग लोग यहाँ पर आए, यूरोपीय लोग, अलग अलग कंपनियाँ आई। तो इस तरीके से ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो काफ़ी विस्तार अपना लिए हुए है और ये लेंदी भी हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को समेटना और एक तरह से लेके आना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना, ये ज़रूरी है समझने के लिए। ऐसे अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, आप रट सकते हैं, कुछ चीज़ें याद हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन जब तक बैकग्राउंड आपको पता नहीं होगा तो रटी हुई चीज़ें आप हमेशा भूल जाएंगे और वो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। तो इसलिए हमारा ये कोशिश है कि मैं कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड को क्लियर करता चलूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के हम डिस्कशन को। सबसे पहले हंटर कमीशन पर हम आते हैं। तो हंटर कमीशन की स्थापना 1882-84 में की गई थी। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। उनके बारे में अलग अलग लोगों ने अच्छी बातें ही बतलाई हैं, और उन्होंने जो नीति अपनाई भारत में, वो भारतीयों के हित में बनाए गई थी। और उसी में हंटर कमेटी भी एक है। इस कमेटी को जो मुख्य काम सौंपा गया था, वो भारत में प्राइमरी एजुकेशन को लेकर सुझाव देने के लिए किया गया था। प्राइमरी, इसके अंतर प्राइमरी और माध्यमिक अर्थात स्कूली शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो इसके सुझाव क्या क्या थे वो हम जान लेते हैं। तो वुड डिस्पैच, एक तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव देना था। दूसरा एक ये भी काम था कि वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में लाया गया था, तो वुड डिस्पैच के रिपोर्ट को लागू करने के बाद भारत में शिक्षा की स्थिति कैसी थी और उसका क्या प्रभाव हुआ, इस पर भी अध्ययन करना था। और इसके साथ में जो है स्कूली शिक्षा के ऊपर सुझाव देना था। तो ये मुख्य काम था हंटर कमीशन को। डब्ल्यू हंटर इसके अध्यक्ष थे समिति के, और 8 भारतीय लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था इस समिति में।
जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें करीब 200 सुझाव दिए गए थे। तो उसमें से कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। स्कूली शिक्षा के लिए कमेटी गठित की गई थी सुझाव देने के लिए। तो स्कूली शिक्षा में किस तरीके से सुधार हो और मातृभाषा अर्थात भारतीय भाषा की इसमें क्या भूमिका हो, उस पर बात की गई थी। तो इनका क्या कहना था कि माध्यमिक शिक्षा में जो है दो तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए। पहले वर्ग में तो व्यवसायिक और तकनीकी चीज़ें बतलाई जानी चाहिए और दूसरी साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा से मतलब है कि जो भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी भाषाएं हैं वो, और व्यवसायिक और तकनीकी जो है वो तो आप समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। उसके बाद निजी प्रयासों को बढ़ावा देने की बात की गई, स्त्री शिक्षा पर ध्यान देने की बात की गई। निजी शिक्षा को बढ़ावा देने का मतलब है कि अगर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कोई निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति स्कूल या कॉलेज खोलते हैं तो ऐसे प्रयासों को जो है ऐसे प्रयासों की सराहना होनी चाहिए, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये मतलब था। स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात की गई। और इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद 2 विश्वविद्यालय भारत में खोले जाते हैं। 1882 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसके पहले 1857 में 3 यूनिवर्सिटी खोले गए थे अलग अलग प्रेसिडेंसियों में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। लंदन की तर्ज पे 3 यूनिवर्सिटी खोले गए थे। अब यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी और खोले जा रहे हैं, पंजाब और इलाहाबाद। तो इस तरीके से 5 यूनिवर्सिटी हो गए। अब हम आते हैं अगले जो समिति है वो है थॉमस रेले कमीशन, जो कि 1902 से 1904 के बीच में इस कमेटी का गठन और उसका रिपोर्ट आने तक का समय रहा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो 1902 का जो समय था वो लॉर्ड कर्जन का समय था। वो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो वायसराय बने तो भारत के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी कर्जन को थी उतनी ज़्यादा जानकारी किसी अन्य वायसराय, गवर्नर या गवर्नर जनरल को नहीं थी। तब जब कर्जन वायसराय बनते हैं तो शिक्षा से संबंधित मैकाले की रिपोर्ट, उसके बाद वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन की रिपोर्ट, इन सारी रिपोर्टों को उन्होंने स्वयं देखा, स्टडी किया। स्टडी करने के बाद वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो सही नहीं है। साथ में भारतीय भाषाओं के भी ये पक्षधर नहीं होते हैं। किसी की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग हो, इसके भी वो पक्षधर नहीं होते हैं। तो अब क्या करते हैं कि वो एक कमेटी गठित करते हैं जिनका नाम और इसकी अध्यक्षता देते हैं सर थॉमस रेले को। तो इस समिति का गठन किया जाता है 1902 ईस्वी में, और इसमें 2 भारतीय भी होते हैं। वो 2 भारतीय कौन होते हैं? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी, ये 2 भारतीय भी इस समिति में होते हैं। इस समिति को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1904 ईस्वी में रिपोर्ट आई। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें, अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसी रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। अब इस समिति की जो रिपोर्ट थी, जो सिफारिशें थी, उसकी मुख्य बातें क्या क्या थी उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो था कि शोध पर जोर था, रिसर्च पर। अर्थात इन कमेटी का ये कहना था कि पढ़ाई या अध्ययन तो होना चाहिए, लेकिन अध्ययन के साथ में रिसर्च भी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट की जो जानकारी होगी उसमें गहराई ज़्यादा होगी। तो रिसर्च पे ध्यान देने की बात कही। अब रिसर्च अगर किया जाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरतें हैं? तो अच्छे पुस्तकालय होने चाहिए, अच्छी किताबें उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए लाइब्रेरी बनाने की बात की गई। उसके बाद लैब होने चाहिए, लेबोरेटरी होने चाहिए। तो इसकी स्थापना की बात भी इस
इसकी सिफारिश में कहे गए कि प्रयोगशाला और लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए, साथ में अच्छे शिक्षक होने चाहिए। अच्छे शिक्षक एक तो मतलब है कि एक योग्य जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति होना चाहिए, और उन टीचरों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेन करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब ट्रेनिंग कॉलेज खोले जाने चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। अब राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो उसमें भी इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। उसमें क्या था कि विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए सीनेट की व्यवस्था थी। तो सीनेट के जो सदस्य होते हैं उसके सदस्यों की संख्या 50 से 100 के बीच में करने की बात की गई। लेकिन यहाँ पे क्या कमजोरी रही कि साथ में सीनेट के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का होना चाहिए, ऐसी भी सिफारिश की गई। लेकिन सीनेट के अधिकांश सदस्य, अधिकांश से मतलब है कि 50% से ज़्यादा जो सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे, और वो मनोनयन सरकार की तरफ से होगा। तो इस एक बिंदु ने, इस एक पॉइंट ने इस पूरे रिपोर्ट को जो है एक तरीके से नेगेटिव बना दिया। बाकी चीज़ें तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन इस चीज को डालकर क्या किया गया कि सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया कि सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण हो, वो पूरी तरीके से छूट नहीं दिया गया। साथ में गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दे दिया गया कि कोई भी नियम अगर विश्वविद्यालय के संचालन से संबंधित हो, वो नियम अगर उन्हें ठीक ना लगे तो वो वीटो लगाकर उस नियम को रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई। साथ में क्षेत्रीय सीमा, अर्थात यूनिवर्सिटी के अंदर कितना क्षेत्र आना चाहिए, उसका सीमांकन क्या होगा, इसको निर्धारित करने की शक्ति भी जो है गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को दे दी गई। उसके बाद एक शिक्षा महानिदेशक का पद क्रिएट करने की बात हुई, और पहले शिक्षा निदेशक जो नियुक्त हुए उनका नाम था HW ऑरेंज, ये आप याद रखिएगा। तो ये थी टॉमस रैले से जुड़ी हुई मुख्य सिफारिशें। अब हम आते हैं 1913 में एक और सरकारी प्रपोजल लाया जाता है शिक्षा से संबंधित। इसे बड़ौदा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्या था कि बड़ौदा में वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने एक मॉडल को अपनाया हुआ था। वो मॉडल क्या था कि स्कूली शिक्षा, खास करके प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क किया गया था, और वो व्यवस्था बड़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। अब इसी व्यवस्था की मांग बहुत सारे नेताओं ने किया था कि पूरे देश के स्तर पर यह लागू किया जाना चाहिए। उसमें से गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो उनका भी ये सुझाव होता है कि बड़ौदा मॉडल को लागू किया जाना चाहिए। तो 1913 में सरकार एक प्रस्ताव लाती है और बड़ौदा मॉडल को लागू कर देती है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रस्ताव पर, सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग 1917 से 1919 के बीच में ये गठित होता है और अपना प्रस्ताव देता है। तो सैंडलर आयोग को जो काम सौंपा गया था वो मुख्यतः दो इससे काम सौंपे गए थे। पहला जो काम था वो था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अध्ययन करना और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर सिफारिश देनी थी। दूसरी चीज़ थी कि प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल से की जो शिक्षा होती है उससे जुड़े हुए सुझाव देने थे। तो ये दो चीज़ों पर इसे सुझाव देना था, और साथ में विश्वविद्यालय की जो शिक्षा होती है उस पर भी सुझाव था इस समिति का। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है और जिसे सैंडलर आयोग के नाम से जाना गया। डॉक्टर माइकल सैंडलर, इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। सैंडलर कौन थे? तो ये लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के वाइस चांसलर थे, उप कुलपति थे। इन्हें बनाया गया था इस कमेटी का अध्यक्ष।
इसमें दो भारतीय भी थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। अब इसके सुझाव क्या क्या होते हैं, तो पहले स्कूली शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा कि 12 साल की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। एक्चुअली उस समय की स्थिति क्या थी कि 10 साल की स्कूली शिक्षा होती थी, 10th तक का स्कूल होता था। 10th के बाद जो है वो कॉलेज के अंतर्गत आता था। कॉलेज अंतर्गत मतलब 11th और 12th जो आज की होती है उसे इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता था। अंतर स्नातक भी जिसे कहा जाता है, उसके बाद स्नातक की पढ़ाई 3 वर्षों की होती थी। ये सिस्टम होता था। तो सैंडलर कमेटी ने ये सुझाव दिया कि नहीं, 12 तक की जो पढ़ाई होती है वो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आनी चाहिए, उसके बाद स्नातक की पढ़ाई होनी चाहिए, कॉलेज की पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये एक बात थी। दूसरी बात क्या थी कि स्नातक के बारे में भी इस समिति का सुझाव था। स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन के बारे में कि 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब इसके लिए भी ग्रेजुएशन को भी 2 पार्ट में बांटा गया, एक सामान्य ग्रेजुएट और दूसरा ऑनर्स ग्रेजुएट, जिसे प्रतिष्ठा ग्रेजुएट कहा जाता है। 2 तरीके की डिग्रियां दी जानी थी। तो जो सामान्य जो ग्रेजुएट होंगे उनकी 2 साल की पढ़ाई होगी, और जो ऑनर्स या प्रतिष्ठा वाली जो डिग्री है उसके लिए टोटल 3 साल की, 1 साल अलग से। तो ये सिफारिश इसमें की गई। साथ में आवासीय विश्वविद्यालय पर जोर दिया गया। आवासीय मतलब कॉलेज में ही हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, और अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हों वो हॉस्टल में रुक के ही पढ़ाई करें, इस बात की सिफारिश की गई। उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग पे जोर दिया देने की बात हुई कि अच्छे शिक्षक मिल सके, जिससे क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिल पाए। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे सैंडलर कमेटी में सारी चीजें तो यहाँ तक ठीक थी, लेकिन अब एक और यहाँ पे किया गया जो कि बाद में काफी नेगेटिव प्रूव हुआ। शिक्षा को राज्यों का विषय बनाया गया। ये सिफारिश किया गया कि शिक्षा जो है सिर्फ राज्य देखें, ऐसी बात की गई। उसके बाद इसी कमेटी के सिफारिश के आधार पे अलग अलग यूनिवर्सिटी खोले गए, 7 यूनिवर्सिटी उसके बाद स्थापित होते हैं। पहले से 5 थे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। 57 में, 82 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसके बाद 1916 में मैसूर और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1917 में पटना, 1918 में उस्मानिया, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 1921 में लखनऊ और ढाका यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए। तो ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्याओं से संबंधित सुझाव भी देना था इस कमेटी को। तो इस कमेटी ने सुझाव दिया कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इससे कलकत्ता यूनिवर्सिटी को संचालित करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के क्षेत्र को अलग बांटने की बात की गई और एक और यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात हुई। उसी के तहत ढाका में एक यूनिवर्सिटी और खोला गया। तो ये बात थी। अब यहाँ पे दूसरी बात कि राज्य का विषय बनाया गया। अब समय कौन सा था, 1919 में भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, और इस अधिनियम में प्रावधान किए जाते हैं राज्यों में द्वैत शासन होगा। तो द्वैत शासन में विषयों का बंटवारा हुआ था, जिसमें राज्य के अंतर्गत वैसे विशेष विषय डाले गए थे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब विषयों पर राज्य को काम करना था। और जहाँ तक राजस्व, वित्त और इन सब की बातें थी तो वो उन पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो यहाँ पे समस्या क्या आई कि सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन जब राज्यों का विषय इसे बनाया गया तो राज्यों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, वित्त नहीं थे। केंद्र ने अपनी राजस्व को रोक लिया, वो राज्यों के भरोसे छोड़ दिया। तो अंततः इस आयोग की सिफारिशें जो हैं वो
असफल हो जाती है, पूरी तरीके से फायदा नहीं पहुंचाती है और शिक्षा का स्तर और भी ज़्यादा गिरने लगता है। अब हम आते हैं हार्टोग कमेटी। 1929 में आई और ये कमेटी सबसे वाहियात या घटिया कमेटी थी। इसकी सिफारिशें जो थी इतनी घटिया दर्जे की थी कि शिक्षा व्यवस्था को इसने पूरी तरीके से चौपट किया। आखिर ऐसी कौन सी बातें थी वो हम देखते हैं। तो इसने सुझाव दिया कि प्राइमरी एजुकेशन को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इसकी अनिवार्यता, प्राइमरी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा अनिवार्य ही है, कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए। तो दोनों जो है एक दूसरे के विरोधाभासी बातें हैं। दूसरी चीज इसने कहा, क्या कहा इस समिति ने, कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जानी चाहिए। मिडिल स्कूल से मतलब है 8वीं तक की शिक्षा, और हायर एजुकेशन शहरी परिवेश से आने वाले लोगों को ही दिया जाना चाहिए या उच्च वर्ग से आने वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे कितनी बड़ी यहाँ पे गलत बात या सुझाव कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? 8वीं के बाद ग्रामीण वालों को क्या करना था? तो व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दिए जाने की बात थी। इसी के अंतर्गत आईटीआई खोले गए और वहाँ पे उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। अब उन्हें थोड़ी सी शिक्षा देके और ट्रेनिंग अगर दे दिया जाए तो वो स्किल्ड लेबर बन सकते हैं। अर्थात यहाँ पे अंग्रेजों की जो नीति थी कि उनके उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक मिल सके, ये व्यवस्था की गई। क्योंकि भारत की जो ग्रामीण आबादी थी वो करीब 80% से ज़्यादा थी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भेदभाव किया गया कि उच्च शिक्षा जो है वो उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहे। ऐसी बात इस समिति में की गई। इसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। अब आते हैं वर्धा योजना। वर्धा योजना क्या है? तो दोस्तों 1935 ईस्वी में अंतिम भारत शासन अधिनियम आया था और इस अधिनियम के तहत राज्यों में चुनाव होते हैं और उन चुनावों में कई जगह कांग्रेस की सरकारें बनती हैं और कुछ जगह जो है, कुछ राज्यों में, खास करके बंगाल में और पंजाब का जो क्षेत्र होता है, प्रांत होता है, वहाँ पे कांग्रेस के साथ एक मिलीजुली सरकार में शामिल होती है। तो सरकार जब कांग्रेस की बनती है अलग अलग प्रांतों में, तो वर्धा महाराष्ट्र में पूरे देश के लगभग शिक्षाविदों का अलग अलग सरकारों के नुमाइंदे या सरकारी जो सचिव अगर कह लें, वो लोग शिक्षा पर मंथन के लिए वर्धा में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन में महात्मा गांधी भी शामिल होते हैं और शिक्षा पे एक चर्चा चलती है कि भारत में शिक्षा किस प्रकार से दिया जाए। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल की, उसके बाद कॉलेज लेवल की, अलग अलग स्तरों के लिए शिक्षा पर एक विस्तृत चर्चा होती है उस सम्मेलन में। इस सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी अपने हरिजन समाचार पत्र में लेखों की एक श्रृंखला शुरू करते हैं। वो अलग अलग दिन वो शिक्षा पर जो है लेख निकालते हैं। वर्धा के सम्मेलन को वो हवाला देते हुए और साथ में अपनी बातें भी वो रखते हैं। तो इसे ही शिक्षा का वर्धा योजना कहा गया। अंततः महात्मा गांधी क्या करते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को शिक्षा के लिए एक प्रारूप तैयार करने के लिए कहते हैं, एक मॉडल तैयार करने के लिए कहते हैं कि एक मॉडल तैयार कर लाया जाए और उसे प्रस्तुत किया जाए और जितनी भी कांग्रेसी सरकारें हैं वो इस मॉडल को लागू करें। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल को अलग अलग प्रांतों में दिए जाते हैं और कांग्रेसी सरकारें उस मॉडल को अपनाकर
वैसी शिक्षा व्यवस्था को स्टार्ट भी करती है। इसी को वर्धा मॉडल कहा जाता है। यही डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। लेकिन इसमें मुख्य जो बातें थी वो क्या थी कि इसमें गांधी जी की छाप थी। वर्धा योजना में 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात की जाती है। साथ में व्यवहारिक और हस्तकला पे जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दिया जाना चाहिए, हस्तकला का विकास उनमें होना चाहिए। तो ये शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो इस वर्धा योजना को कांग्रेस की सरकारों ने अपने प्रांतों में लागू किया। लेकिन परेशानी कहाँ हुई कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। अर्थात अंग्रेजों ने घोषित कर दिया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। इसके बाद इस चीज का विरोध करते हुए जितनी भी कांग्रेसी सरकारें थीं वो इस्तीफा दे देती है। तो जब इस्तीफा दे देती है कांग्रेस की सरकारें प्रांतों में, तो जो एक शिक्षा की जो योजना शुरू हुई थी, जो नीतियां शुरू हुई थी, वो बीच में ही, अधर में ही लटक जाती है और खत्म हो जाती है। तो ये उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता है। अब आते हैं सार्जेंट योजना 1944 में लाई गई और ये अंग्रेजों के द्वारा लाई गई और अंतिम योजना या अंतिम कमेटी थी जिस पर, इसमें क्या था तो प्राइमरी और माध्यमिक स्कूली शिक्षा को 2 भागों में बांटने की बात इसमें कहा गया। एक प्राइमरी और दूसरा क्या है कि माध्यमिक, 2 स्तरों की बात की गई। उसमें जो है माध्यमिक जो शिक्षा के लिए एक 6 से 11 साल का एक फ्री और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। प्राइमरी एजुकेशन 6 से 11 जो होगा, 11 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। और 11 से 17 साल के बच्चों के लिए व्यवहारिक और साहित्यिक शिक्षा, 2 तरीके की शिक्षा पे बल दिया गया। अब दोस्तों हम आते हैं, जो भारत जब आज़ाद होता है तो पहली जो कमेटी बनाई गई थी शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए, और इस कमेटी की सिफारिश पर भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही, खास करके 1968 तक, जब कोठारी कमेटी गठित नहीं हुई थी, तब तक इसी कमेटी की सिफारिश पे भारत की शिक्षा व्यवस्था चलती रही। तो उसको हम जानते हैं, वो थी राधा कृष्णन आयोग। 1948-49 में ये बनाई गई थी। वही राधा कृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के नाम पे टीचर्स डे 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इन्हीं के नाम पे इस समिति को राधा कृष्णन आयोग कहा गया। और इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि 12 साल तक की जो पढ़ाई होनी चाहिए, स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, उसके बाद कॉलेज, अर्थात पहले भी जो कहा गया था सैंडलर कमेटी में, वही बात यहाँ भी की गई है कि 12 साल तक की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, उसके बाद कॉलेज की शिक्षा होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेज होने चाहिए, मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अलग अलग कॉलेज, और सारे यूनिवर्सिटी को देखने के लिए एक यूजीसी का गठन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्देशन में सारे यूनिवर्सिटी काम करेंगे, गाइडलाइंस में काम करेंगे, ऐसी बात की गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन भी किया गया। साथ में इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि साल भर में परीक्षा और छुट्टियों के डेट्स को छोड़कर, परीक्षा के समय को छोड़कर और छुट्टी के समय को छोड़कर कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। 180 दिन की पढ़ाई के बारे में भी इन्होंने 3 सेशन की सिफारिश की कि 3 अलग अलग सेशन होने चाहिए साल भर में, और अलग अलग जो सेशन है वो 11-11 सप्ताह के सेशन होने चाहिए। तो इसी मॉडल के आधार पे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
स्कूली और कॉलेजी शिक्षा चलती रही। 3 बातें और इन्होंने कही कि एक अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए जो कि हर स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा जो कि स्टूडेंट को चयन के आधार पे जो है व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। और तीसरा संस्कारी शिक्षा की भी इन्होंने वकालत की कि संस्कारी शिक्षा भी दिए जाने चाहिए, स्टूडेंट में अच्छे संस्कार होने ही चाहिए। आज के समय में भी देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच में संस्कार या डिसिप्लिन कह ले, डिसिप्लिन में गिरावट देखी गई है। तो इसके लिए डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए संस्कारी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है जो कि अभी के समय में बंद कर दिया गया, इसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए। तो ये थे दोस्तों सारे रिपोर्ट और उनकी सिफारिशें। इसके आधार पर भारत की शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ी और चली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय भारत में कुल 19 यूनिवर्सिटी थे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एजुकेशन सिस्टम भारत में किस तरीके से खास करके पाश्चात्य या अंग्रेजी मॉडल पे आगे बढ़ा, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में और उन स्टूडेंट्स के बीच में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर से बजा दीजिए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।